आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तीसरा लेक्चर है ये मेरा। पहला लेक्चर किया 1.5 घंटे का, बड़ी मेहनत की और बाद में देखा उसमें वॉइस नहीं। दूसरा लेक्चर में फाइल करप्ट। तीसरा अब ये कर रहा हूं, बस ये ठीक ठाक हो जाए। पीओके पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, तो हम बात करेंगे आखिरकार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की हिस्ट्री क्या है और सारी चीजें जो हैं वो देखेंगे। शुरुआत से शुरू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है यार। आई लव यू, प्यार करते हैं आपसे। सब्सक्राइब कर दो, कल ही जाके पीओके ले लेते हैं, तो 1 सेकंड लगेगा। तो क्या दिक्कतें हैं पीओके में? आज भारत और पाकिस्तान क्यों लड़ रहे हैं? पीओके की वजह से। पूरा कश्मीर हमारा है दोस्तों, 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। ये जो है वो, इसमें मान के चलिए कि 60% हमारे पास है। लगभग 87,000 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का आज़ाद कश्मीर है, बाकी गिलगिट बाल्टिस्तान, और 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का शसगाम वैली चाइना के पास है। वहां पे उसने अपनी जीसीएल कंपनी बैठा रखी है, इसकी भी हम बात करेंगे, कैसे हम पीओके ले सकते हैं। और गिलगिट बाल्टिस्तान, जिसको नॉर्दर्न एरियाज कहा जाता था, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड नॉर्दर्न एरियाज, और फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज इनका आज का खैबर पख्तूनवा है, और फाना इनका ये गिलगिट बाल्टिस्तान है। यहां स्काउट्स जो है, जो ब्रिटेन के कंट्रोल में था, ये सब कंट्रोल करते थे। तो अभी अगर हम बात करते हैं तो 60% भारत के पास है और पूरा कश्मीर हमारा है। क्या विश्वास करेंगे? ऐसी आयरनी आपने देखी है? हमारा घर है, हमारा घर, आपका घर, पूरा घर आपका। आपके घर में झगड़ा होता है और उसके बाद आपको ही अपने घर के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। यह आपका घर है और वही कह रहे हैं ना कि कश्मीर हमारा है और हमको हमारे ही घर के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और दुनिया कह रहा है कि रिजॉल्व करो। अरे कैसे रिजॉल्व करे भाई? पाकिस्तान जबरदस्ती, खैर उसको तो पंजाब भी भीख में मिला था, इलीगली ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। पीओके को इलीगली ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है ना? तो बात करते हैं। बाकी साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग की क्लासेस 11 मई से होंगी। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगे कि कैसे ना कहना आप सीखेंगे, एग्रेसिव बिहेवियर को कैसे काउंटर करेंगे, परसुएसिव कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। बस 3 दिन है, फिर जो कूपन कोड है वो खत्म हो जाएगा। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, नाम क्यों पड़ा इसका? 1846, इससे पहले सिख एम्पायर, वो जो इस एरिया को कंट्रोल करता था। और उससे पहले अलग अलग डायनेस्टीज थी। राज तरंगिनी जो कल्हान ने लिखी है, पूरा कश्मीर का इतिहास उसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया है। वो इतिहास हम किसी और दिन देखेंगे। ये बुद्धिस्ट सेंटर था, आपको पता है? कश्मीर में तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है। यहां से ही तो हीनयान और महायान बटा है। किंग कनिष्क। कश्मीर जो है, ये तो आज इन्होंने ऐसा कर दिया है, लेकिन ये एक समय एक लिटरेरी सेंटर हुआ करता था। ऋषि कश्यप के नाम पे पड़ा है कश्मीर। श्रीनगर, क्या है श्रीनगर? भगवान माता लक्ष्मी, आप समझ रहे हैं? श्री माता श्री। तो समझिए कि जो कश्मीर है ना, वो देवों की भूमि थी। यहां पे लोग आदि शंकराचार्य से लेकर हर कोई जाता था यहां पे। एवरीवन, आदि शंकराचार्य का यहां पे है ना श्रीनगर में बहुत बड़ा मंदिर। यहां पे जाते थे, मेडिटेट करते थे, कितनी सारी डिस्कशंस होती थी, सब कुछ। लेकिन आज उस कश्मीर के क्या हाल है आप देख ही सकते हैं। 1947 में, जो 1941 के सेंसस के हिसाब से कश्मीर में 77% मुस्लिम पॉपुलेशन थी और 21% जो थी वो हिंदू पॉपुलेशन थी। कश्मीरी पंडित भी थे यहाँ पे और बाकी माइनॉरिटीज थी। लेकिन कश्मीर का हाल कभी ऐसा था ही नहीं। 1846 में कश्मीर में टर्निंग पॉइंट आता है। वो टर्निंग पॉइंट क्या था? हम सीधा देखिए मॉडर्न हिस्ट्री से ही दोस्तों शुरू करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री में जरूर बताऊंगा आपको, ये मेरा वादा है आपसे। तो 1846 में हम ये देखते हैं कि सेकेंड एंग्लो सिख वॉर एक्चुअली था क्या, कि ब्रिटिशर जो थे ना वो खेल कर गए। ब्रिटिशर ने पहले क्या, जब वो भारत में आए, बस 1 मिनट आपको ब्रिटिश का खेल में समझाता हूं।
तो उस समय 17th सेंचुरी में, मतलब 1600 में भारत ढूंढो, ये एक पहल चल गई कि हमको पैसा भारत से ही मिलेगा। तो इसमें डच आ गए यहां पे, फ्रांस आ गया यहां पे भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी बना के। ईस्ट क्या, भारत, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम ही था उन सबका। भारत उस समय सेंटर था, आज भी है। दुनिया को भारत की जरूरत है, उस समय तो और ज्यादा थी। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, डेनमार्क आ गया यहां पे। तो ये जितने भी देश है ना, इंग्लैंड आ गया, इंग्लिश आ गई, ईस्ट, वो तो खैर है ही। तो ये सब के सब, पुर्तगाल सबसे पहले आए। तो 5 बड़े यूरोपियन देश जो है वो यहां पे आ गए। अब पहले ब्रिटिशर ने बोला कि हम इनके अंदर बाद में निपटेंगे, पहले इन सबको मारते हैं। तो उन्होंने पुर्तगाली को 4 कंटाब मारा, बोला कि बॉम्बे ले लो और चुप बैठना, दहेज जहेज में तुमको दे देंगे। वो बैठ गया आराम से, गोवा और बाकी थोड़ा बहुत एरिया लेके। उसके बाद डच को भगा दिया, दानिश को भगा दिया। मेन कौन था? मेन था फ्रांस। तो उसके लिए कार्नेटिक वॉर्स लड़ ली इन्होंने और ये गए काम से। ड्यूप्लीज जब तक गवर्नर था तब तक तो ठीक रहा फ्रांस के लिए, लेकिन जैसे ही वो गया खेल खत्म इनका भी। तो अब ब्रिटिश के पास आ गया बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, 11 प्रोविंसेस। अब प्रिंसली स्टेट बचती हैं। कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट बन गया। कैसे बन गया? ये सिखों के कंट्रोल में था। अब ब्रिटिश ने बोला कि अंदर ही अंदर इनको खत्म करते हैं। हमने बाहर की ताकतों को तो भगा दिया, लेकिन भारत पे अगर कंट्रोल जमाना है तो इनकी ताकतों को खत्म करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बंगाल अपने कब्जे में लिया इन्होंने। बैटल ऑफ प्लेसी और बैटल ऑफ बक्सर, ये पूरा नॉर्दर्न एरिया इनके कंट्रोल में आया। फिर इसके बाद इन्होंने 4 मैसूर में एंग्लो मैसूर वॉर लड़ी, तो साउथ कंट्रोल में आ गया। टीपू सुल्तान गए तो पूरा साउथ का कंट्रोल जो है वो इनके पास आ गया। फिर सेंट्रल इंडिया में इन्होंने मराठा वॉर से लड़ लिया, 3 मराठा वॉर लड़ी, तो ये पूरा सेंट्रल इंडिया इनके कंट्रोल में आ गया। और अल्टीमेटली सिख एम्पायर, जो सबसे ताकतवर कहा जाता है कि सिख एम्पायर इतना ताकतवर था कि अगर आप ब्रिटिश क्या जितने भी बड़े एम्पायर को उस समय मिला देना, तब भी आप सिखों से नहीं जीत सकते थे। अकेले हरि सिंह नालवा ने जाके अफगानिस्तान को हरा दिया था, कोई आज तक नहीं हरा पाया। ग्रेव ऑफ एम्पायर बोला जाता है, लेकिन अफगानिस्तान सिख एम्पायर के कंट्रोल में था काफी हद तक। अब ये बहुत बड़ी महाराजा रंजीत सिंह से गलती होगी कि उन्होंने ये पार नहीं की नदी, है ना। ये रावी ब्यास से उधर वाला एरिया आपका, इधर वाला एरिया हमारा। अगर उस समय वो ब्रिटिशर पे अटैक कर देते तो उनका खेल खत्म हो जाता, लेकिन ये हुआ नहीं। तो सिखों को हराना बड़ा मुश्किल था। और महाराजा रंजीत सिंह की मौत के बाद सिख एम्पायर जो है इंटरनल स्टेबिलिटी के कारण वो स्प्लिट हो गया। वो मैंने कवर किया, आप देखिएगा लेक्चर्स उस पर काफी बनाया मैंने। और पहला सिख वॉर हुआ एंग्लो सिख वॉर में, उनको सिख की हार हुई। और दूसरा सिख वॉर 1846, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। हालांकि फर्स्ट सिख वॉर में ही बहुत इंपॉर्टेंट था, और वहां पे कश्मीर की जो तकदीर है वो डिसाइड हो गई। 1848 आते आते ये वाला पूरा एरिया भी ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। अब हम ये देखते हैं कि एक ट्रीटी साइन होती है 1856। ट्रीटी क्या, एक तरीके से डोगराओं को बेच दिया जाता है कश्मीर 50 लाख के करीब रुपए में कि आप ले लीजिए। तो यहां पे डोगराओं का राज हो जाता है, राजा गुलाब सिंह। अब उसके बाद 20th सेंचुरी की शुरुआत में महाराजा हरि सिंह कश्मीर की सत्ता को संभालते हैं। अब होता क्या है कि महाराजा हरि सिंह तीसरी पीढ़ी थे, और आप पता है आपको कि जो फर्स्ट जनरेशन होती है वो बनाता है, सेकंड जनरेशन मेंटेन करता है, थर्ड जनरेशन बिगाड़ता है। तो महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो कश्मीर, भाई कश्मीर है, कश्मीर की रियासत इनके पास, और मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो थी वहां पे मुस्लिम्स थी, कन्वर्टेड थे, जाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत बार यहाँ पे इस्लामिक हमले हुए थे, इस्लामिक रूल भी रहा था, जाहिर सी बात है। तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो थी वो क्या थी, यहाँ पे मुस्लिम थी। भैया अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला जो परिवार है उनको पंडित जी बोला जाता है, क्योंकि वो भी तो कश्मीरी पंडित है। तो शेख अब्दुल्ला जो हैं, जो फारूक अब्दुल्ला के पिताजी और उमर अब्दुल्ला के दादाजी, वो एक पार्टी बनाते हैं यहाँ पे, और वो कहते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह ने टैक्स लगा दिए थे, और महाराजा रंजीत सिंह को इतना जनता से लेना देना था नहीं। तो जब ऐसा होता है, ऑपरेशन बढ़ता है, आप जब ऑपरेस करते हैं लोगों को, दिमाग खराब हो जाता है। तो यहां पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का उदय होता है, और यही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वही आज के एनसीपी जेकेएनसी बन गई, मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस बन गई कि सबको हमको लेके चलना है। शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू थे बहुत अच्छे दोस्त। नेहरू भी कश्मीरी पंडित थे, और जवाहरलाल नेहरू का भी जो रोल है यहाँ पे आपको पता ही है कि वो कश्मीर उनके दिल में था, कश्मीर उनके यहाँ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये बिल्कुल सच बात है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर जिंदा रहते और अगर वो पहले प्रधानमंत्री होते तो 1960 आते आते पूरा कश्मीर हमारा हो जाता, लेकिन ये हुआ नहीं।
क्योंकि नेहरू का रवैया कश्मीर को लेकर बहुत ही सॉफ्ट था। शेख अब्दुल्ला नेहरू बहुत अच्छे दोस्त थे, शेख अब्दुल्ला को जेल भी भेजा गया, महाराजा रणजीत सिंह ने जेल भेजा, और नेहरू ने इसका अपोज किया इनको कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब करते 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 चीजें होती गई। अब 1930 के बाद से मोहम्मद अली जिन्ना आ गए, और मोहम्मद अली जिन्ना जो है, ये इस मैप पे मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं दोस्तों, ठीक है ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो है, पहले हम इतिहास देख लेते हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद हम मैप पे आते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना ये कश्मीर पाकिस्तान का लाभ अरापने लगे। चौधरी रहमत अली पाकिस्तान का नाम आ गया। पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना तो बोले थे मैं तो भारत में रहूंगा, भारत में मरूंगा, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स, उनकी सियासत ऐसी थी। लंबा समय है, अब उसमें तो हम नहीं जाएंगे, अलग ही लेक्चर हो जाएगा। लेकिन 1930 से लेकर 40 तक इन्होंने अपना कश्मीर अलापा मुस्लिम लीग ने, ब्रिटिश ने फंड किया, और 1940 के बाद से पाकिस्तान अलग करना है, उसके लिए जद्दोजहद शुरू हो गई। अब इसमें हम देखते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट चला, इधर क्रिप्स मिशन आता है, देसाई लियाकत पैक्ट, सी राजगोपालाचारी प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, सब फेल। मुद्दा एक ही था कि हमको अलग पाकिस्तान चाहिए, और कांग्रेस इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं थी। लेकिन फिर 14 अगस्त 1946 को कुछ ऐसा होता है कि मोहम्मद अली जिन्ना बोलते हैं मार डालो सबको, डायरेक्ट एक्शन डे, इतनी द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स होती हैं। और फिर यहां पे कांग्रेस को समझ में आ गया कि अब जनता भी, मोहम्मद अली जिन्ना ने जनता को पूरा कम्युनलाइज कर दिया है, सांप्रदायिकता इतनी ज्यादा फैला दी है मोहम्मद अली जिन्ना ने कि अब कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर अनफॉर्चुनेटली पार्टीशन को रोकना पड़ा, कैरी आउट करना पड़ा। और महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी जब पूरा देश आजादी मना रहा था, तो महात्मा गांधी थे कहां, नोआ खली में उस अकेले आदमी ने दंगे रुकवा दिए थे, ये हुआ था। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि 75 लाख में यहां पे राजा गुलाब सिंह को कश्मीर बेच दिया था ब्रिटिशर ने, ठीक है ना। और देखिए, ब्रिटिशर को खाली पैसे चाहिए थे, उनको कोई मतलब नहीं था, है ना। और 1925 में 1925 में महाराजा हरि सिंह आए, और 1927 में जो स्टेट सब्जेक्ट लॉ थे उसको इनैक्ट किया गया। अब इसमें नॉन सब्जेक्ट जो थे वो नहीं आ सकते थे, मतलब कश्मीर के लोग ही, यहां पे जो कश्मीर के लोग थे उन्हीं को ही सब कुछ मिलना था। अब प्रोटेस्ट बहुत सारे हुए, है ना। अब्दुल कादिर जो थे, इनको अरेस्ट करवाया गया, क्योंकि यहां राजा गुलाब सिंह, हरि सिंह के ऊपर जो है बहुत सारे आरोप लगते थे, और पब्लिक इनसे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तो यहां पे प्रोटेस्ट हुए, और बहुत लंबा समय जो है वो लगा इसको सॉल्व करने के लिए। ब्रिटिश फोर्सेस भी जो है वो डिप्लॉयड रही। 1932 में हम ये देखते हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। बाद में इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस 1939 में रीनेम किया गया, वही शेख अब्दुल्ला की पार्टी, राइट। तो ये हिसाब किताब था। तो ये सब कुछ होता है ना। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया था, आपको दिखा देता हूं। वैसे कश्मीरी पंडित जो है, उन्होंने ब्रेड मूवमेंट जो है वो इशू किया, क्योंकि ग्लैंसी की रिकमेंडेशन बहुत खतरनाक थी। यहाँ पे जो बीजे ग्लैंसी आए थे कि मुस्लिम्स की डिमांड्स को मानो, अब इसमें कश्मीरी पंडितों की डिमांड्स को दरकिनार किया गया था, जिसके लिए इनका प्रॉपर प्रोटेस्ट जो है वो चला था, ठीक है। फिर उसके बाद महाराजा हरि सिंह ने यहाँ पे एक नया संविधान बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क था। नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने बोला कि अरे इसमें तो हमको तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, ये तो आप अपने लिए बना रहे हैं, तो बहुत ही खतरनाक है। 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन पास होता है, और लाहौर रेजोल्यूशन में आपको पता है कि इसमें पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान हमको चाहिए, जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है इनको अलग करिए, ये मुस्लिम लीग ने साफ साफ बोल दिया। और यहां 1940 में ही तो पहली बार पाकिस्तान शब्द आता है। फिर अप्रैल में 1943 में बहुत कुछ होता है यहां पे। और कश्मीर में क्या हो रहा है कि शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो यहां पे एक्टिव है, ठीक है ना, कि हमको, देखिए वो भारत के खिलाफ बात नहीं कर रहे थे, लेकिन वो बोल रहे थे कि हमको अपने रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो ये सब कुछ है। मोहम्मद अली जिन्ना जो है, कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना को उनकी तबीयत खराब थी, तो इनको कश्मीर जाना था। मतलब इन्होंने, आपको पता ना मोहम्मद अली जिन्ना बहुत बीमार था, टीबी था इसको, तो साफ हवा चाहिए थी, तो डॉक्टर ने बोला था कश्मीर जाओ। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने महाराजा हरि सिंह से बोला, तो हरि सिंह ने बोला कि तुम यहाँ पे अलाउड नहीं हो, आना नहीं वरना गिरा के मारेंगे। ऐसा नहीं बोला, मतलब कुछ चीजें मैं अपने आप से बोल रहा हूँ, आई होप ये चीज आप समझ रहे होंगे, ताकि लेक्चर में इंटरेस्ट बना रहे। तो ये आए नहीं, और कहते कि बहुत ज्यादा खुन्नस हो गई थी मोहम्मद अली जिन्ना को इस चीज को लेकर, है ना। तो ये चीज थे। तो ये सब नया कश्मीर और ये सब कुछ होता रहता है, मैनिफेस्टो होता रहता है, एवरीथिंग वाज देयर। लेकिन जब ये मैंने बताया ना कि ये हुआ 1940, ये जो ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स हुई, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और शेख अब्दुल्ला ने यहाँ पे 1946 में क्विट कश्मीर मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया था, कि बहुत हुआ,
अब डोगरा रूल खत्म होगा और एक प्लेबिसाइट आप अभी इसी वक्त अरेंज करिए ताकि कश्मीर का फ्यूचर क्या होगा। और इनको जेल में डाल दिया गया था, बहुत लंबे समय तक जो है वो जेल में थे ये। और शेख अब्दुल्ला, पूरी देखिए पूरा कश्मीर शेख अब्दुल्ला के साथ खड़ा था। ही वॉज द हीरो ऑफ कश्मीर। और इसीलिए कहते हैं ना कि कश्मीर अगर प्लेबिसाइट होता तो कश्मीर कभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं जाता, क्योंकि शेख अब्दुल्ला दिल से भारतीय थे। वो बस ये चाहते थे कि ऑपरेशन खत्म हो, है ना। तो ये चीज है। तो फिर उसके बाद आजाद कश्मीर का रेजोल्यूशन जो है वो पास होता है और भयंकर पॉलिटिकल अनरेस्ट, हमको पूंछ पूंछ रिबेलियन होता है 1947 में। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान बन गया। अब यहां से चीजें जो है वो शुरू होती हैं। अब यहां से चीजें कैसे शुरू होती हैं कि भैया माउंट बैटन चाहते थे कि जब मैं रिटायर हूं तो कश्मीर का मुद्दा वंस एंड फॉर ऑल सुलटा दो, कश्मीर का मुद्दा सुलटाओ, मैं कुछ नहीं जानता। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना से भी मिले, ये नेहरू से भी मिले। अब खेल ये हुआ कि माउंट बैटन प्लान के हिसाब से कि प्रोविंसेस तो इंडिया के पास चले गए, बाकी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके पास चॉइस है कि या तो आप आजाद रहे, पाकिस्तान को ज्वाइन करें, ये भारत को ज्वाइन करें। अब यहां पे भारत ने एक तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन था कि इस कागज को साइन करने के बाद आप भारत का हिस्सा हैं, और एक था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कि आप चलिए सोच लीजिए थोड़ा। तो यहां पे सब निपट गए। त्रावणकोर के राजा थोड़ा सा उनका मन डोला, लेकिन बम फटा तो बोला कि हम भारत के साथ जाएंगे। जोधपुर के राजा कैरेट एंड स्टिक और सीधा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वार्निंग दे दी थी, तो यहां पे आ गए। जूनागढ़ के भैया शाहनवाज भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो बेटे हैं उनके, वो अपने कुत्ते उत्ते के साथ चले गए। महावत खान शाहनवाज भुट्टो, वहां पे खाली 91 लोगों ने वोट दिया था, क्योंकि वहां पे रेफरेंडम, वो बोल रहे थे कि जूनागढ़ जो है वो पाकिस्तान के साथ जाएगा, और मोहम्मद अली जिन्ना भी इस पर राजी हो गए थे। तो भारत ने बड़ी आपत्ति जताई थी कि ये क्या बकवास है। तो यहां अब वो कुछ लेके ही नहीं गए वहां जब गए, और वहां रेफरेंडम में 99.9% जनता ने कहा कि हम भारत के साथ जाएंगे। तो जूनागढ़ का मैटर सॉल्व हो गया। ऑपरेशन पोलो चलाया गया हैदराबाद में। हैदराबाद के निजाम ने अच्छा खासा पैसा दे दिए, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया भारत के साथ, लेकिन पैसा दे दिया पाकिस्तान को। तो मेन जो पचड़ा फंसा वो कश्मीर में फंसा। अब कश्मीर में पचड़ा फंसा कि महाराजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करने को तैयार ही नहीं। वो जिद पे अड़े हुए थे कि नहीं नहीं भैया हम तो रहेंगे आजाद। और ये एक बहुत बड़ी गलती थी महाराजा रंजीत सिंह की, हरि सिंह की, सॉरी मैं रंजीत सिंह और हरि सिंह में बार बना उनको, क्योंकि उनको अगर वो पहले साइन कर देते तो फिर पूरा कश्मीर में कभी नौबत ही नहीं आती कि आप कश्मीर पूरा भारत के पास आ जाता। लेकिन उन्होंने काफी देर लगाई। अब ये अगस्त के मैटर शुरू होता है। अब जब ये अगस्त में मैटर शुरू हुआ तो यहां पे मोहम्मद अली जिन्ना को एक प्लान पेश किया गया कि हम एक काम करते हैं सर कि कबायली और हमारी सेना जो भी हमको मिली है, 30% सेना तो ब्रिटिशर की पाकिस्तान को मिली थी, इसमें काफी पाकिस्तान ब्रिटिश के ऑफिसर भी शामिल थे। तो हम एक साथ करते हैं। विलियम ब्राउन, आपने उनका नाम सुना होगा, ठीक है ना, ब्राउन साहब जिनको कहते हैं, वो बहुत ये गिलगिट बाल्टिस्तान और ये सब जितनी भी आजाद कश्मीर है सब इन लोगों का प्लान था। तो इन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं कि हम इसको एनेक्स कर लेंगे, आप छोड़िए महाराजा राजा हरि सिंह को आप साइड में रखिए, ये इनका कुछ नहीं अस्तित्व है, हम सीधा जाएंगे हमला करेंगे। तो यहां पे बड़ा खुश हुए मोहम्मद अली जिन्ना, बोले कि ठीक है करो हमला। तो इसमें सेना थी, रजाकार, कबाइली, ये सब, और सेना भी जो है वो इररेगुलर्स, क्योंकि पाकिस्तान बाद में डिसोन कर देगा। लेकिन राजा हरि सिंह जो है वो माने ही नहीं। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उन्होंने बाद में फिर सैम मानेकशॉ को भेजा, वीपी मेनन गए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सेक्रेटरी थे, और उन्होंने राजा हरि सिंह को समझाया। और तब तक ये पता चल गया था राजा हरि सिंह को कि पब्लिक हम मेरे साथ तो नहीं है, और इधर पाकिस्तान आ रहा है, और जब वो आएगा तो मैं बचूंगा नहीं, मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मुझे भारत की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन तब तक दोस्तों 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने हमला बोल दिया कश्मीर पर, और ये फर्स्ट कश्मीर वॉर जो है वो भारत ने लड़ी, राइट। अब हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश का पूरा सपोर्ट था, अमेरिका ब्रिटिश कश्मीर को सपोर्ट करे तो वो उनके लिए बैटल ग्राउंड था, और अमेरिका चाहता था कि एक नया देश बने, पाकिस्तान एक नया देश है और हम पाकिस्तान को खरीद लेंगे। छोटा देश है, भारत नहीं मानेगा, लेकिन हम पाकिस्तान को खरीद लेंगे, वो स्टेबल देश है। और मोहम्मद अली जिन्ना एक पूरा ब्रिटिश का ही, वो ब्रिटिश आदमी था। तो हमको एक जो बफर स्टेट चाहिए और जो हमको कनेक्टिविटी चाहिए वो हमको मिल जाएगी। तो अमेरिका और ब्रिटेन जो है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान के सपोर्ट में थे। उस समय यूनाइटेड नेशन नया नया बना था। अब इधर जो है वो पाकिस्तानी सेना आगे बढ़ने लगी। कबायलियों ने क्या किया, बारामूला पहले तो यहां पे मैं आपको कुछ लोगों के बारे में बताऊंगा कि बारामूला में इन्होंने बहुत ही दिक्कत की।
ये पहुंच जाते बहुत जल्दी। जब कश्मीर श्रीनगर 100 किलोमीटर रह गया तो ये 100 किलोमीटर पहले बारामूला में रुक गए। अब आपको मैं थोड़ा सा मैप दिखाता हूं, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रॉपर मैप, पूरा मैप होगा तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं। नहीं चलिए, अच्छा नहीं है ये, कोई बात नहीं। तो बारामूला जो है वो जस्ट एलओसी के एकदम पास में है ना। जैसे ही आप एलओसी क्रॉस करेंगे एकदम यहीं पे बारामूला पड़ता है, यहां पे बस। तो यहां पे इन्होंने बहुत लूट खसोट की। एक चर्च दिखा, वहां पे 14 नन्स का रेप कर डाला, औरतों का बलात्कार किया। ब्रिगेडियर उस्मान का नाम सुना है? नौशेरा का शेर। जान चली गई लेकिन इनको आगे आने नहीं दिया, रोक के रखा। ये थे ब्रिगेडियर उस्मान। मकबूल शेरवानी, जिससे पूछा कि कहां पड़ता है कश्मीर, गलत रास्ता बता दिया, बाद में मकबूल शेरवानी को मार के टांग दिया था। ये सब वो हैं जिन्होंने कमाल का काम किया था भारत के लिए। कश्मीरी हमेशा भारत के साथ थे, याद रखिएगा। वो कभी भी अगर रेफरेंडम होता तो पाकिस्तान के साथ नहीं जाते। अब आपको लगेगा कि सेंटिमेंट्स तो वही है, सेंटिमेंट्स तो वहां पे ही है, उस पर भी अभी मैं आऊंगा। तो अब क्या हुआ कि ये लोग कश्मीर गए नहीं, ये लोग वहीं रुक गए और इन्होंने बहुत लूट मचाई, भयंकर लूट मचाई 22 अक्टूबर को, बहुत ज्यादा। अब कश्मीरी जो पाकिस्तानी सेना वो इनको समझा रही है कि भैया आगे बढ़ो यार, क्या कर रहे हो, ये मान ही नहीं रहे, ये अपना याशी में मस्त है। और यहां पे जब महाराजा हरि सिंह ने ये बात सुनी कि ये श्रीनगर की दहलीज पे आ गए हैं, तो राजा हरि सिंह ने फिर फोन किया इंडिया को कि आप तुरंत आइए। फिर तुरंत वीपी मेनन और सैम मानेकशॉ गए और राजा हरि सिंह को समझाया। और राजा हरि सिंह ने बोला था कि अगर कल सेना यहां पे आ जाए, मतलब पाकिस्तान की यहां पे कब्जा हो जाए, तो मुझे गोली मार देना। तो ये सब कुछ हुआ। अब फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेचर जो है वो साइन किया गया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेचर यहां पे जैसे ही साइन किया, तुरंत इंडियन आर्मी जो है वो 26 अक्टूबर को निकल गई। और ये बस आ ही गए थे, दे वर ऑलमोस्ट देयर। क्योंकि अगर श्रीनगर पे कब्जा हो जाता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती, कट ऑफ हो जाता पूरा रीजन। फिर वहां पे मेजर सोमनाथ शर्मा, जिनको पहला परमवीर चक्र मिला, उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई की और इनको पीछे खदेड़ा। और अगले 2 सालों तक, 1949 तक ये वॉर चलती है। अब भाई पाकिस्तान आगे तो बढ़ गए थे, सपोर्ट था उनको, तगड़ा सपोर्ट था। और पूरी दुनिया से जितने भी ये वेस्ट जो देश है ना, वो पूरा सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान को। तो भारतीय सेना ने फिर हमला किया और भारतीय सेना ने इनको ये पीछे ढकेलते गए, पीछे ढकेलते गए। और पीछे ढकेलते ढकेलते जो है 1/3, मतलब वही है, एक तिहाई नहीं, एक मान के चलिए 40% जो 60% जो ये पूरा एरिया है, ये भारत ने वापस और रीऑक्यूपाई कर लिया। लेकिन ये वाला जो एरिया है ना, ये आज़ाद कश्मीर, ठीक है ना, ये, और उसके बाद जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, ये भी हम कर लेते, लेकिन ये हम कर नहीं पाए। और नेहरू चले गए यूनाइटेड नेशन में, यूएन में। अब यूएन में उस समय अमेरिका की चलती थी, आपको पता है, 5 परमानेंट मेंबर थे उस समय, यूएन नया नया बना था। तो जवाहरलाल नेहरू को लगा कि मामला इंटरनेशनलाइज हो जाएगा तो ये हमारे लिए बड़ा फायदेमंद होगा और हम जो है वो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली भी घेर लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप एक बात बताइए कि ये हमारा मामला, हमारा कश्मीर, और यूनाइटेड नेशन इस पे खेल खेल रहा है। उसने रेजोल्यूशन 47 पास करवा दिया। खैर, यहां पे मोहम्मद अली जिन्ना से बोला, मोहम्मद अली जिन्ना ने मान लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने से बोला कि अगर आप भारतीय सेना पीछे हटती है तो क्या आप अपने कबाइलियों को पीछे हटा लेंगे? मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला हाँ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने यह बात मान लिया था कि हाँ, ये हमारी सेना है। तो अब रेजोल्यूशन 47 यूनाइटेड नेशन में पास हुआ और एक सीज फायर हो गया। अब उसमें पहला ही पॉइंट था कि पहले पाकिस्तान पीछे हटे, जो कि आज तक नहीं हटे हैं। और दूसरा पॉइंट था कि उसके बाद, क्योंकि यहां क्या था ना कि जो पाकिस्तान को यह लगा कि कश्मीर की जनता जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा है और राजा हरि सिंह की जो आर्मी है उसमें डिविजन्स है, तो हम उसका इस्तेमाल करके लोग इनके खिलाफ हो जाएंगे, लोग इनके खिलाफ हो जाएंगे और उनका इस्तेमाल करके हम पूरे कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे। यह प्लान था इनका, लेकिन यह पूरी तरीके से विफल हो गया। तो अब क्या है कि पहले आप अपनी सेना हटाइए, फिर हम हटाएंगे, फिर कराओ प्लेबीसाइट। और कभी पाकिस्तान ने अपनी सेना हटाई नहीं, तो प्लेबीसाइट तो दूर दूर की बात है। तो फिर ये स्टेटस को जो है वो मेंटेन हुआ। अब इसमें जो ये गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है और ये आजाद कश्मीर का एरिया है, यहां पे क्या हालात हुए, तो चलिए हम एक एक करके अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, वैसे आपको बता दूं कि हमारा पूंछ एरिया भी देने की बात चल रही थी, आप सर्च करिएगा, लेकिन बाद में ये नहीं हुआ, नहीं दिया, लेकिन पूरी तरीके से मना कर दिया। इसी दौरान
हमारा कश्मीर में, हमारे यहाँ हमने 370 आर्टिकल 370 हम लेके आए। राजा हरि सिंह के बेटे राजा कर्ण सिंह जो है वो सदर रियासत बनाए गए, और आर्टिकल 370 35A कम्युनिकेशन, डिफेंस और फॉरेन बस हमारे भारतीय सरकार के पास रहेगा, बाकी सब शेख अब्दुल्ला के पास रहेगा। शेख अब्दुल्ला लीडर बनते हैं। हमने यहां पे कश्मीर को पूरी इज्जत दी, पूरी इज्जत दी, विधानसभा बनाई, इलेक्शन करवाए। लेकिन वहां पे क्या हो रहा था, आप विश्वास नहीं करेंगे, 1955 से लेकर 1970 तक ये आजाद कश्मीर में 8 राष्ट्रपति आए हैं। इधर आए, इधर गए, इधर आए, इधर गए। इनकी आजाद कश्मीर की एक आजाद कश्मीर काउंसिल है, AGC, और एक इनकी सरकार है। और आजाद कश्मीर काउंसिल के जो 11 मेंबर, उसका हेड है प्रधानमंत्री ऑफ पाकिस्तान, और वो इस्लामाबाद से चलता है। यानी कि आजाद कश्मीर में जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, पाकिस्तान के हिसाब से वो यही लेता है, इस्लामाबाद लेता है। और ये गिलगिट बाल्टिस्तान के साथ भी सेम चीज, यहां पे भी इनकी काउंसिल है, और इसमें भी जितने डिसीजन लिए जाते हैं वो सब इस्लामाबाद से लिए जाते हैं। समझ रहे? तो एक तरीके से यहां पे इनकी पपेट गवर्नमेंट है। आजाद कश्मीर में 10 डिस्ट्रिक्ट है, मुजफ्फराबाद कैपिटल है, 30 किलोमीटर है श्रीनगर से। और ये इन्होंने इतने खूबसूरत एरिया को इन्होंने क्या बना दिया है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये जो आपको दिख रहा है, क्या बना दिया है पता है? जो पाकिस्तान इसको AJK कहता है, जो कि हमारा एरिया है, इन्होंने आतंक का अड्डा बना दिया है। यहां आतंकी जो है वो ट्रेनिंग करते हैं। यहां ना कोई रोड आपको मिलेगी, ना कोई हॉस्पिटल, ना कोई स्कूल। लोगों के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ये वाला जो एरिया है, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया, ये है शिया डोमिनेटेड, ये है शिया डोमिनेटेड। इसको 5वां प्रोविंस बनाने की मांग चल रही है, गिलगिट बाल्टिस्तान। ये भी भारत का है, लेकिन ये शियाओं ने कई बार रिबेल किया है, कई बार शिया यहां पे उठ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान सरकार से इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती है। बहुत सारे रिसोर्सेस, गिलगिट बाल्टिस्तान ये वो एरिया है जहां पे चाइना बहुत इंटरेस्टेड है। ढेरों रिसोर्सेज यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। यहां पे बड़े बड़े ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे, नंगा पर्वत और पता नहीं कितना, और सोने की खदानें देखने को मिलेगी। इसीलिए तो इंटरेस्ट है। लेकिन साफ साफ अगर हम इस एरिया की बात करते हैं तो ये 5वां प्रोविंस बनाने की भले ही इसकी मांग चली है, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। ये वहीं का वहीं रहा है, ये हिसाब किताब। अब यहां पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हो क्या रहा था? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हो ये रहा था कि जनमत संग्रह कराने की मांग थी। अब मांग तो ये भी कर रहे थे कि हमारा जनमत संग्रह कराइए, लेकिन पाकिस्तान ने बोला कराते हैं, कराते हैं, चिंता मत करो। तो इन्होंने क्या किया, यहां पे 3 प्लेयर जो है वो बिठा दिए। सबसे पहले तो इन्होंने मीरवैज यूसुफ, मीरवैज फारूक जो है ना अभी हुर्रियत के, जो वो इन्हीं के बेटे, तो मीरवैज यूसुफ को यहां पे बैठाया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के गुलाम अब्बास को यहां पे बैठाया। और उसके बाद सरदार इब्राहिम खान, इनका नाम अभी आएगा, इनको यहां पे लीडर बना दिया। इन्होंने 3 मोर्चे खोल दिए कि आपस में ही लड़ते रहो, और जब लोग विद्रोह करेंगे तो हम आ जाएंगे बचाने। अब ये दोनों आपस में लड़ते रहे कि तीनों आपस में लड़ते रहे कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। 1955 में पूंछ रिबेलियन होता है, जो कि सरदार इब्राहिम खान को इन्होंने रातों रात हटा दिया था। सरदार इब्राहिम खान को पाकिस्तान ने रातों रात हटा दिया, तो यहां पे लोग उठ खड़े हुए और सरकार के खिलाफ। उस समय भी भारत सरकार के पास एक बहुत बढ़िया मौका था, लेकिन सरकार ने उसको जाने दिया। आर्मी आई, आर्मी ने कत्लेआम मचा दिया यहाँ पे, और सरदार इब्राहिम खान को विद्रोह, देशद्रोह के चक्कर में उनको जेल में डाल दिया। ये हिसाब किताब। और फिर 1955 से लेकर 1970 तक यहाँ पे लोगों को कुछ नहीं मिला, आर्मी रही, बहुत पीटा। आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं कि सिर्फ और सिर्फ ये जो पूरा एरिया है ना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का, लाखों की बिजली यहां पे उत्पन्न होती है, लाखों की बिजली। लेकिन यहां पे 12-12, 20-20 घंटे लाइट नहीं रहती है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। सारी बिजली यहां से ले जाते हैं, और बिजली का बिल इनका इतना आता है, इसी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है। इनको टैक्स, बाकी जगह 3% टैक्स, इनको बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। टैक्स के नीचे ये दबे हुए हैं। तो 1955 से लेकर 1970 तक, 1970 तक यहां पे कुछ, लिटरली कुछ नहीं होता है, सिर्फ कत्लेआम होता है और सिर्फ यहां पे दमन होता है। यहां तक तो राइट टू वोट भी नहीं था, ये वोट भी नहीं कर सकते थे, इलेक्शंस भी नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ। 1970 में, 1970 में दोनों जगह जो है वो एक तरीके से वोटिंग अधिकार दिए, लेकिन सरकार भी खाली पपेट गवर्नमेंट है, यहां पे कोई प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं है। ओके, तो
ये हिसाब किताब है। गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो एरिया है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। यहां पे 3 डिविजन्स है, एक तो गिलगिट है, बाल्टिस्तान, दूसरा डायमर है, और ये पूरा पहाड़ी एरिया है, सेम विथ पीओके। यहां पे टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट्स आपको मिलेंगे। इसमें जो यहां पे हुंजा वैली, यहां पे मिलिट्री का अच्छा खासा प्रेजेंस है। अब क्या हुआ कि 1962 में बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है। 1962 में जब इंडो चाइना वॉर होता है तो चाइना को शसगाम वैली जो है ना, ये वाला, ये छोटा सा पार्ट, लगभग 7000 स्क्वायर किलोमीटर का, ये शसगाम वैली इन्होंने चाइना को दे दिया 1963 में। पाकिस्तान ने गिफ्ट के तौर पे, किलो तोहफा है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन साइन हुए। आज शसगाम वैली में जीसीएल, जो कि एक चिप कंपनी है जिसका मालिक शी जिनपिंग का बहुत ही करीबी रिश्तेदार है, उसने यहां पे अपनी एक कंपनी बनी है, चुपचाप काम कर रही है। अच्छा, यहां पे कंपनी क्यों बनाई है? क्योंकि यहां पे है ग्लेशियर्स। क्यों? चाइना ने बहुत लंबा गेम खेला। यहां पे ग्लेशियर्स, ये पिघलेंगे तो हमको साफ पानी मिलेगा, और साफ पानी से जो वेफर होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है, उसके वेफर बनते हैं। हजारों लीटर पानी चाहिए आपको इतनी छोटी सी चिप बनाने में, अगर आपको सही क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की चिप चाहिए तो वो कंपनी यहां पे काम कर रही है। यहां पे इन्होंने काराकोरम ट्रैक निकाला है। यहां पे कासगर को छोड़ के यहां से ये लोग खुदाई करेंगे, मिनरल निकालेंगे, है ना। यहां पे ये हाईवे बना रहे हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सी पे क्या से जाता है। यहां पे ये रेलवे लाइन बना रहे हैं। ये सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है। 4 लेन 6 लेन कर रहे हैं, कोई पूरा नहीं हुआ, होगा भी नहीं। सीपेक कभी जिंदगी में पूरा नहीं हो सकता। तो चाइना का 1963 में यहां पे चाइना का एंगल आ गया। चाइना को जब ये शसगाम वैली दिया तो चाइना यहां पे अपने हिसाब से डेवलपमेंट करने लगा। फिर 1965 में, 1965 में पाकिस्तान को यह लगा कि अब कश्मीर हम ले सकते हैं, क्योंकि भारत हो गया बहुत ज्यादा कमजोर, इंडिया इज वेरी वीक, तो भारत के ऊपर हमला कर दो। तो पहले ऑपरेशन गिब्राल्टर इन्होंने लॉन्च किया, जिब्राल्टर। इसके तहत कश्मीर में लोग जो है वो हमारे साथ हैं, इनको लगा, और हम जो हैं एक रिबेलियन करवा देंगे, और जब रिबेलियन होगा तो फिर हमारी सेना जो है यहां पे चली जाएगी दंदनाते हुए, और भारत की सेना तो है ही कमजोरी, चाइना ने साबित कर दिया है। ऑपरेशन गिब्राल्टर जो है वो पूरी तरीके से फेल हो गया, क्योंकि यहां के लोगों ने ही इन आतंकियों को पकड़वा दिया, सेना को इन्फॉर्म कर दिया। फिर होता है ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। 1965 इंडो पाकिस्तान युद्ध शुरू हो जाता है, यहां पे निकल गई है। अब इधर ये एलओसी क्रॉस कर गए, उधर लाल बहादुर शास्त्री ने बोला कि तुम लाहौर ले लो, तो भारत लाहौर तक पहुंच गई। अब भारत, ये पाकिस्तान गया चाइना के पास कि आप कुछ करिए, तो चाइना ने बोला युद्ध जारी रखो, तो हम कुछ करते हैं, आप युद्ध कंटिन्यू रखिए। लाहौर गया तो गया, युद्ध कंटिन्यू रखे, तो पाकिस्तान इसके हक में नहीं था, सीज फायर होता है, और पाकिस्तान के बहुत बड़ा एरिया हमने पाकिस्तान को लौटाया था ताशकंद एग्रीमेंट में। फिर यहां पे लोगों का भी विद्रोह बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, तो तब जाके 1970 में यहां पे राइट टू वोट आया, और संविधान बनता है एक तरीके से, और वो संविधान अभी तक चल रहा है। बल्कि पाकिस्तान में संविधान जो है, नहीं, एक्चुअल में संविधान का 2009 में बना है, ये जो बता रहे हैं। भारत में भी विधानसभा है, मतलब भारत जो पाकिस्तान, हमारी कश्मीर की जो विधानसभा है उसमें अभी 24 सीटें जो है वो हमने पीओके के लिए रखी हुई है, राइट। उसके बाद हम ये देखते हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान जो है, ये वाला एरिया जो है, अब देखिए इस पे प्रॉपर कंट्रोल तो पाकिस्तान, क्योंकि इसमें प्रोविंस की बात थी ना कि हमको इसको एक अलग ही प्रोविंस बना दो, लेकिन फिर आप लोगों को क्या मुंह दिखाओगे, तो भारत का है। तो इन्होंने कान ऐसे नहीं पकड़ा, कान उल्टा पकड़ा। इन्होंने 68 सब्जेक्ट, एक ऐसा इन्होंने एक्ट निकाले जिससे 68 सब्जेक्ट जो है वो सीधा पाकिस्तान के पास आ गए, पाकिस्तान सरकार के पास। अब इसका मतलब ये हुआ कि लैंड हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, पुलिस, सब इनके पास। देखिए, भारत ने 370 दिया कश्मीर के लोगों को, उनकी इज्जत रखी, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं दिया, नथिंग। ना ही गिलगिट बाल्टिस्तान, ना ही यहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं अभी तक व्हाट्सोएवर। ये हिसाब किताब रहा। तो अब हम ये देखते हैं कि ये सब चल रहा है। इसी दौरान 1971 वॉर होता है और पाकिस्तान अलग हो गया। पाकिस्तान हमने खत्म कर दिया, पाकिस्तान को अलग काट दिया। ये बांग्लादेश इधर हो गया, और उस समय 93,000 सैनिक जो है इनके हमारे पास थे, और हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका था। हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका था कि हम जो हैं वो पाकिस्तान का कश्मीर, मतलब कश्मीर ले सकते हैं जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, लेकिन हमने शिमला एग्रीमेंट कर लिया। अच्छा, 1965 में ताशकंद एग्रीमेंट था, शिमला एग्रीमेंट होता, उसमें यही था कि दोनों एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एलओसी बनेगी, कश्मीर मुद्दा जो है वो दोनों ही सॉल्व करेंगे, वगैरह वगैरह फालतू चीज़ें, जो कि कभी ऐसा हुआ नहीं।
फिर उसके बाद पाकिस्तान को यह पता कि कश्मीर मुद्दा गया, हम भारत से कभी लड़ नहीं सकते और हम कश्मीर को कभी हासिल नहीं कर सकते। इसी दौरान शेख इंदिरा एकॉर्ड्स जो है वो साइन होते हैं। शेख इंदिरा एकॉर्ड्स में साफ साफ ये था कि आप अब अलग बात नहीं करेंगे, कोई प्लेबिसाइट होगा ही नहीं। वो शेख इंदिरा एकॉर्ड में साफ हो गया और यूनाइटेड नेशन झुंझुना बजाता रहा बस। तो अब क्या होता है कि भारत ने इसी समय अपना न्यूक्लियर टेस्ट, न्यूक्लियर पावर हो गया, यहां पे और ज्यादा डर हो गया कि वैसे ही अभी हमको मारा है भारत ने और अभी न्यूक्लियर पावर हो गया, तो अब तो पीओके हमारे पास से गया। तो इसीलिए पीओके को इन्होंने थोड़ी रियायत देनी शुरू की, है ना, अगर आप इस कंटेक्स्ट में देखोगे तो। फिर आता है जनरल जियाउल हक 1978 में, और 1978 में जब जनरल जियाउल हक आया तो इसने क्या किया, इसने ये पूरे रीजन को एक आतंकवादी सेंटर में बदल दिया। कैसे? 1979 में शुरू होता है सोवियत अफगान वॉर। अफगानिस्तान में 1979 में आ गया रेवोल्यूशन। क्यों आया? क्योंकि ईरान में आ गया रेवोल्यूशन। ध्यान से समझिएगा गुरु। अब इसकी वजह से अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, जिसको सौर रेवोल्यूशन बोला जाता है, वो आ गया। अमेरिका की हालत खराब कि भैया क्या करा, वो ऊपर से नीचे तक वाइब्रेशन मोड में। इसी दौरान गिलगिट बाल्टिस्तान में भी शिया है ज्यादा, क्योंकि ईरान में रेवोल्यूशन आया था। गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों ने बोला हम भी अब रेवोल्यूशन, हम भी अलग होंगे। तो पाकिस्तान को पता चला, जियाउल हक ने बोला कि इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये गया तो हम गए। राइट, ये चीज हुई। तो अब क्या है, अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान को रोकने के लिए और सोवियत को रोकने के लिए उसने बहुत पैसे दिए पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को पैसे दिए, लेकिन पाकिस्तान ये आतंक की फैक्ट्री कहां लगाएगा? ये आतंक की फैक्ट्री जियाउल हक ने लगाई पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, और गिलगिट बाल्टिस्तान ये सब जगह बर्बाद कर दिया। और यहां पे बाकायदा ट्रेनिंग कैंप्स, जितने लश्कर हो गए, ये जैश हो गए, सब 1980s में ही बने हैं। सारे संगठनों का उदय होता है और सब यहां पे शुरू होती है, मदरसे से लेकर सब कुछ इंस्टीट्यूशन। तो अब पीओके का बेड़ा गर्क और होना शुरू हो गया, और क्योंकि ये बॉर्डर के पास था तो इनको पता था कि पैसा हमको मिल रहा है। आईएसआई जो है उसने बोल दिया था कि अब भारत से हम लड़ नहीं सकते, तो ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। इसी दौरान आपको याद होगा 1980 में कि भारत में बहुत सारी इंसर्जेंसी हुई। पंजाब में हुआ, कश्मीर में हुआ, नॉर्थ ईस्ट में हुआ, है ना। तो नक्सल मूवमेंट भी पैरेलली चल रहा था, उसका फेज 2 शुरू था। तो बहुत कुछ हो रहा था भारत में। तो ये बाकायदा पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी रही है, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, क्योंकि हम कन्वेंशनल वॉर में भारत को नहीं हरा सकते, और अब तो भारत के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अब तो आप भूल जाइए, नाउ तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये हुआ। अब हम ये देखते हैं कि इसी दौरान सियाचिन को हड़पने की कोशिश की गई। जब मैं कश्मीर बोलता हूं तो उसमें लद्दाख भी आता है, याद रखिएगा। 60,000 स्क्वायर किलोमीटर सबसे बड़ा लद्दाख है कश्मीर में। तो इन्होंने सियाचिन को चुराने की कोशिश की। अब फिर से यहां पे ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च होता है। हमारी सेना ने सियाचिन की फतह पाई। दोबारा इन्होंने जो है वो कैप्चर करने की कोशिश की, तो ऑपरेशन राजीव लॉन्च होता है। बाना टॉप, है ना। तो बाना टॉप मतलब ये पूरा जो है वो हमने कैप्चर किया और पाकिस्तानी सेना को भगाया। तो पाकिस्तान यहां पे भी विफल रहा। उसको लग रहा था कि हमारे पास अच्छा पैसा है और हम इस पार्ट को तो कैप्चर कर सकते हैं, और उसमें चाइना की बैकिंग थी। ठीक है, ये सब होता है। फिर 1989 में वॉर हो जाता है खत्म। 1987 में कश्मीर में होते हैं इलेक्शंस, 1987 में हमारे वाले कश्मीर में। तो अब कश्मीर में जब इलेक्शन हुए तो आज जो आपके हिजबुल के सब बड़े बड़े नेता हैं ना, सब उस समय मतलब ये आतंकवादी उस समय पार्ट लिए थे इलेक्शन में। एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनती है। अच्छा, इंडिया क्या कह रहा है? इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने कहा था शेख अब्दुल्ला से कि हम आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। तो इसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस खड़ी हुई, कांग्रेस खड़ी हुई, इनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी हुई, और सॉरी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कह रहा हूँ, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट MUF ये खड़ा हुआ। अब ये कह रहे थे कि MUF जीतेगा, MUF जीतेगा, बट MUF गया हार, MUF हार गया। और कहते हैं कि उस समय शेख अब्दुल्ला जो है वो जीत गए। अब यहां पे जितने भी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के नेता थे ज्यादातर ने उठा ली बंदूक। उस समय होता है कि स्ट्रगल शुरू कश्मीर के लिए, कि स्ट्रगल नहीं, एक खूनी इतिहास। और यहां पे पाकिस्तान की ISI ने पूरा सपोर्ट किया, पैसे चाहिए हम देंगे। और उस समय सोवियत लगभग हार चुका था। तो जो आतंक की फैक्ट्री इन्होंने बना दी थी, वहां से इन्होंने आतंकवादी भारत में भेजने शुरू किए।
और ये सब पीओके और ये गिलगिट बाल्टिस्तान से होते हुए गए। और भारत में कश्मीर में बहुत सारे आतंकी आए, ढेरों आतंकी आए, ये लोगों के साथ मिल गए। कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हुआ, उनका जेनोसाइड हुआ। 18 जनवरी से 21 जनवरी तक कश्मीर कट गया था भारत से 3 दिनों तक। और उस समय सरकार भी बहुत ही अनस्टेबल थी, वीपी सिंह डिसीजन नहीं ले पाए। बहुत कुछ होता है, यासीन मलिक से लेकर ये जितने भी बिट्टा कराटे, ये सब आपका इसमें 1989 से लेकर 1991 तक ये 2 साल कश्मीर के इतिहास के सबसे खूनी इतिहास रहे हैं। और उसके बाद पीओके और यहां पे गिलगिट बाल्टिस्तान से बहुत आतंकी भेजे गए। फिर आर्मी आई हमारी, और 1990 के बाद हमारी आर्मी ने कंट्रोल लिया, और आर्मी ने सबको भगा भगा के मारा कम घसीटा ज्यादा। लेकिन शुरुआत में आर्मी से कुछ गलतियां हुई जो उन्होंने मानी, और बाद में उसको इंप्रूव किया। फिर 2000 आते आते पे इलेक्शंस हुए, कांग्रेस की भी सरकार आई, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी सरकार आई, चीजें बढ़ती रहती हैं। बुरहान वानी एक बहुत पॉपुलर नेता था वहां पे, नेता नहीं था, आतंकी था। वैसे नेता मैं क्यों बोल रहा हूं, युवाओं में बड़ा पॉपुलर था ये, हिजबुल का आतंकी। और बुरहान वानी को मार दिया इंडियन फोर्सेस ने। इसी दौरान आईएसआई ने बहुत सारे पैसे दिए, यहां पे पत्थरबाजी हुई, जबरदस्त पत्थरबाजी होती है 2010 के बाद कश्मीर में। बुरहान वानी को मार दिया, और उसके बाद फिर बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी फैल गई 2015 से लेकर 2019 तक। और 2019 में फिर ऐतिहासिक डिसीजन लिया जाता है 370 को खत्म करने का। और अब फाइनली जाके पिछले 3 साल से कश्मीर में नॉर्मलसी है, जब तक ये 22 अप्रैल का अटैक नहीं हुआ था। अब आप इसमें भी समझिए क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं इसमें। पहली चीज ये है कि भारत के कश्मीर में नॉर्मलसी आई, और ये पीओके और ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान है ये अभी भी अनडेवलप्ड, यहां पे डेवलपमेंट कुछ है ही नहीं। लगातार यहां से आतंकी जो है इन्फिल्ट्रेट करते रहे, और हमने कुछ नहीं बोला। ये काम हम कश्मीर को कई ऐसा आया कि हम पीओके को ले सकते थे, आसानी से इस पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। राइट, हमने कुछ नहीं किया। ऐसा कई बार मौका है, समझ रहे। और अभी भी दोस्तों हमारे 3 कोर जो है वो तैनात बैठे हैं, और इन्होंने पीओके को लेने के लिए प्रैक्टिस भी की है। लेकिन अब यहां पे दोस्तों चाइना फैक्टर आ गया है, जो कि इसको कॉम्प्लिकेट कर देता है सिचुएशन को। अब आप कहते हैं कि पीओके ले लें, देखिए पीओके ले लें, बिल्कुल ले सकती है, इंडियन आर्मी ले सकती है। लेकिन जो चाइना फैक्टर है ना, इसने गिलगिट बाल्टिस्तान ने बहुत पैसा लगा दिया है। सीपेक के तौर पे इसने पैसा फूंक दिया है यहां पे, और वो पैसा गया है जल। डैम्स भी बना रहा है यहां पे, बहुत सारे डैम्स बना रहा है। तो चाइना के इंटरेस्ट है, इसीलिए चाइना जो है वो पाकिस्तान को अपने हथियार देता है कि तुम अपनी रक्षा नहीं, हमको तुमसे कोई प्यार नहीं, हमने जो पैसा लगाया है सीपेक के लिए उसकी रक्षा करो। इसको डिफेंस वेपन सब कुछ देता है। खैर वो हमने देख लिया क्या हुआ। तो अब अगर भारत चाहता है कि पीओके हमारे पास आए, तो भारत को करना क्या है। सबसे पहली चीज जो अभी हो रहा है, पिछले 2-3 साल में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं। भारत को जो उन्होंने डीप एसेट्स नर्चर किए हैं, अब उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा। पीओके की एक एग्जाइल गवर्नमेंट जो है वो इंडिया में बनानी पड़ेगी। सीटें बढ़ाएं और लोगों से अपील करें कि हम आपके साथ हैं। एक सोशल मीडिया वॉरफेयर जो है वो पाकिस्तान के अंदर, पीओके के अंदर छेड़ना पड़ेगा, और ये बहुत आसान है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हो सकता है। RNEW की पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग है इसमें। पूरी दुनिया में ये बताना पड़ेगा। जब यहां पे क्या होगा कि देखिए पीओके में इस समय हालात पिछले 3-4 सालों से बहुत खराब है, बहुत ज्यादा, क्योंकि डर भी है कि कहीं गिलगिट बाल्टिस्तान प्रोविंस ना बना दे। ये बार बार प्रस्ताव आया है, लेकिन यहां पे प्रोटेस्ट के चलते जो है ये पास नहीं हो पाया है। तो एक तो ये डर है, इसलिए ये लोग और ज्यादा थोड़ा सा इसमें है कि हम अलग हो जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। तो एक तो यहां पे इस पूरे एरिया में प्रोटेस्ट करवाए जा सकते हैं, और बहुत सारे मुद्दे, टैक्स का मुद्दा है, लैंड का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि ऑलरेडी चल रहे हैं आजाद कश्मीर, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान में ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेप 2, हमको एक एग्जाइल गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी इनकी, और ये जितनी जल्दी से जल्दी हो सके गवर्नमेंट इन एग्जाइल, कि आपकी सरकार, आपकी एम्बेसी हम यहां से चला रहे हैं, भारत से चला रहे हैं। तीसरा, डिप्लोमेटिकली अब आप पीओके की बात करेंगे। देखिए 2019 तक, इनफैक्ट 2014 तक क्या हुआ था कि हमने आज तक कश्मीर की कभी बात ही नहीं की। हम कश्मीर के मुद्दे पे हमेशा बैकफुट पे रहे। हमारा मैंने क्या बात, कश्मीर हमारा है, उन्होंने हमला किया, उन्होंने इल्लीगली ऑक्यूपाई किया है,
और हम दुनिया से बता रहे हैं कि भैया नहीं नहीं, हम गिड़गिड़ा रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि ये कश्मीर हमारा है। अरे ताल ठोक के बोलो हमारा है। इजराइल बोलता है ना कि गाजा नहीं, गाजा में हम, वो गाजा ही हमारा है पूरा, बोलता है ना इजराइल। ये नहीं, ये पूरा, ये सब, ये जो लेवेंट का रीजन है हमारा है, यरूशलेम हमारा है। आपको बोलने में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन क्योंकि पाकिस्तान को दामाद बैठा बना के रखा, बता तो नहीं कि पाकिस्तान को तो दामाद बना के रखा था। पीओके 2003 में, थोड़ा सा मैं और आपको बताता हूं कि 2003 में जब परवेज मुशर्रफ आया, परवेज मुशर्रफ वैसे तो 1999 में ही आ गया, कारगिल वॉर भी होता है, कारगिल वॉर के बारे में बता दूं कि भैया यहाँ पे गए थे अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती की बस लेकर, लेकिन बदले में उनको क्या मिला? बदले में उनको मिला दगा, धोखा, कारगिल। और फिर आगरा में फोन करके बुलाया परवेज मुशर्रफ को, लेकिन इतना ज्यादा गुस्सा था कि कार तक छोड़ने नहीं आए थे अटल बिहारी वाजपेयी परवेज मुशर्रफ को, ऐसी मीटिंग फेल हुई थी। अब 2003 से लेकर एक फ्रेमवर्क पे काम किया गया कि जैसे यूरोप के बॉर्डर्स है ना, खाली नाम मात्र के बॉर्डर हैं, वैसे एलओसी खाली नाम मात्र की रहेगी। लेकिन फिर यहाँ पे RNAW ने मनमोहन सिंह को समझाया, सर आप क्या कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपको पता है अगर आप ऐसा करेंगे तो पहली बात तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इलीगली यहाँ पे आ जाएंगे, ढेरों आतंकी यहाँ पे आ सकते हैं और आतंकवादी हमला करवा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे हमले हुए थे, 17 से ऊपर हमले हुए हैं भाई। जैश और इन सबके ठिकाने यहाँ पीओके में है। 2001 में कितने हमले हुए, उसके बाद लगातार हमले हुए, पुलवामा हमला हुआ, ये सब यहीं से करवाते हैं, यही पीओके से। तो उनको बताया कि ऐसे बहुत सारे आतंकी आ जाते हैं। और दूसरी बात, सेकेंड, पाकिस्तान जस्टिफाई कर ले जाएगा कि देखा हम तो कह ही रहे थे, हमारा भाई, अभी हमारा क्लेम क्या है कि ये पूरा एरिया हमारा है, लेकिन आपने तो इसको खाली ऑपरेशनल कर दिया। तो इसका मतलब आपने क्या बोला कि नहीं नहीं ये तो तुम्हारे ही है और तुम्हारे ही था, तुम्हारे ही रहेगा। तो मनमोहन सिंह ने फिर बोला कि हाँ बिल्कुल सही बात है, और पाकिस्तान की आर्मी भी नहीं मानी, परवेज मुशर्रफ की, नहीं नहीं हमें नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कश्मीर का मुद्दा गया तो फिर हम लड़ेंगे कैसे, हमारा पैसा वहीं से आ रहा है, हम चड्डी वहीं से उसी इशू से चलवा रहे हैं, तो चड्डी फट जाएगी और भी बहुत कुछ फट जाएगा। ये पूरा का पूरा टंटीला जो है वो चलता है। तो 2014 के बाद से यह काम हुआ है कि अब बात सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे होगी। भारत के 2 पॉइंट है, पहला कि अब आप कश्मीर भूल जाइए, वो तो हमारा था, अब आप बैठिए और पीओके पे बात करिए, अब आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे बात करिए। दूसरा, ये जो आतंकवाद है ना आपने फैला रखा है, इसको बंद करिए। ये दो अगर आप कर सकते तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तान कभी इस पे मानेगा नहीं। और अब पूरी दुनिया को ये समझ में आ गया था कि यूनाइटेड नेशन एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन रहा है, और ये जवाहरलाल नेहरू को बहुत बाद में समझ में आया। तो पूरी दुनिया को जो पाकिस्तान ने कश्मीर लाग अरापा है, अब पूरी दुनिया भी बोल रही है अबे जाओ यार, जा किसी और से भीख मांग जाओ। सब सऊदी से, यूएई से लेकर सब कोई, एवरीवन इज इन्वेस्टिंग इन कश्मीर। अमेरिका और पूरा यूरोप भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन रहे हैं। आज यूके के साथ हमने ट्रेड डील साइन कर ली। चाइना परेशान है कि भैया कौन सा हमने मनुष्य शकल देख ली थी, ये सुबह सुबह अयूब खान सामने आ गया था, या ये जिया उल हक सामने आ गया था कि हमने यहां पे इन्वेस्ट कर दिया, कौन से हमारे ग्रह नक्षत्र खराब हो गए थे। क्योंकि टीटीपी एक और बहुत बड़ा एंगल, जो पाकिस्तान को, जिस पाकिस्तान ने आतंकवाद को पाला, आज वही आतंकवाद पाकिस्तान को पाल रहा है और हलाल भी कर रहा है। वही है ना कि आप कुत्ते को टहला रहे हो कि कुत्ता आपको टहला रहा है, वही हिसाब किताब हो गया पाकिस्तान में। अंडरटेकर की जैसे चोक स्लैम दिए पड़ा है डेली, आज ही बलूचिस्तान ने चोक स्लैम और स्पीयर दिया है, स्टनर भी दिया है पाकिस्तानी आर्मी को, और बहुत जल्द रिंग टूट जाएगी, ये अलग हो जाएगा बलूचिस्तान पूरा इनसे, और टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा को अलग कर देगा, फिर गिलगिट बाल्टिस्तान में विद्रोह। तो मैं यही बता रहा हूं कि अगर भारत को ये वापस लेना है तो जरूरी नहीं कि मिलिट्री कार्रवाई करे, कर सकते हैं, लेकिन हम विद्रोह करवा के भी ये चीजें। तो अब क्या है, क्योंकि हमारा ऑफिशियल स्टैंड अभी है कि हम पीओके पे, तो स्टेप 3 हमारा रहेगा कि सरकार बनाने के बाद, रिबेलियन करवाने के बाद आप दुनिया को बताएं कि देखिए, क्योंकि जब रिबेलियन होगा तो पाकिस्तान की सेना यहां पे जाएगी, और तब जो है वो पाकिस्तान की सेना यहां पे बहुत नरसंहार करेगी जो उसका। तो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन के मुद्दे आप पूरी दुनिया में उठाएं, और ये भारत, ये पूरी दुनिया को बताएं आप कि देखिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब हम कुछ एक्शन लें। तब आप मिलिट्री ले एक्शन लीजिए, इनका कम्युनिकेशन काटिए, इनके इंस्टॉलेशंस पे हमला करिए, और तब आप टैंक से चढ़ाई करिए, तब पूरी दुनिया का साथ देगी। और फिर कश्मीर में जबरदस्त डेवलपमेंट भी हो रहा है, इसकी वजह से भी यहां के लोग जो हैं वो आ तो रहे कि कब मिलाओगे भैया हमको, हमारी भी थोड़ी सुन लो, हम बस इतना ही चाहते हैं आपसे।
राइट। तो ये पूरा का पूरा इस समय पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का सिनारियो है। अब हम प्रेजेंट पे आते हैं। अभी जो हो रहा है पहलगांव हमले के बाद, क्या हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है कि हम पीओके को ले लें? क्या इस समय हम पीओके को ले सकते हैं? क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे और ये कई बार जो है, ये सब तो देखिए मैं आपको बता चुका हूं, तो ये मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो हैं, तो अब हम ले सकते हैं इस समय, बिल्कुल ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा मौका है। कैसे मौका है? देखिए आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाके पीओके पे हमला कर दो, ये सही नहीं होगा, क्योंकि फिर हम पाकिस्तान के साथ एक फुल स्केल वॉर में चले जाएंगे। अब देखिए हम पीओके के लेने के चक्कर में ना बहुत कुछ अपना खो देंगे, क्योंकि भारत इकोनॉमिकली आगे बढ़ता जा रहा है ना, वो डिरेल हो जाएगा काफी हद तक। और कश्मीर में भी हमने जबरदस्त डेवलपमेंट किया। अब देखिए पाकिस्तान भी हमला करेगा, ऐसा तो है नहीं, जब वो हमला करेगा तो उसके भी स्ट्राइक्स होंगे। जाहिर सी बात है कि भारत शायद एक हफ्ते में जीत जाएगा ये युद्ध, या उससे भी कम में, लेकिन हमको भी थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा ही। और चाइना का फैक्टर दोस्तों आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो बिल्कुल हम कर सकते हैं पीओके पे चढ़ाई, और ये बहुत अच्छा मौका है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जब पाकिस्तान आपके ऊपर कार्रवाई करे तब। तो अगर पाकिस्तान हमला करता है तो हम पीओके पर ले सकते हैं, और भारत का ऑफिशियल स्टैंड यही है कि अब पीओके पे ही बात करेंगे। तो वैसे भी वो डरा हुआ है कि किसी भी वक्त पीओके पे प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसा कि मैंने कल बताया था कि भारत को अब अपनी न्यूक्लियर फर्स्ट नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को खत्म करना है, ठीक है ना। पाकिस्तान आर्थिक रूप से खत्म होता जा रहा है, और यहां पे ये जो आर्थिक रूप से खत्म हो रहा है ना, पाकिस्तान अपने आप ही ये बेच देगा, देख लीजिएगा। भारत एक डील भी कर सकता है, जैसे अलास्का के साथ डील हुई थी ना रशिया की और अमेरिका की, तो भारत डील भी कर सकता है, लेकिन ये फिजिबल नहीं होगा। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान ऐसा करेगा, क्योंकि उसके आर्मी इस पे डिपेंडेंट, और चाइना फैक्टर अगेन। तो अभी एक बिल्कुल बहुत अच्छा मौका, बट इट विल डिपेंड ऑन दी पाकिस्तानी रिस्पॉन्स, क्योंकि अगर हम पहले रिस्पॉन्ड करेंगे तो हम एक तो एग्रेसर का रैंक कहलाएंगे, फिर इंटरनेशनल प्रेशर हम पे बहुत ज्यादा हो जाएगा, और पाकिस्तान फिर से अपना रोना जो है वो शुरू कर देगा, राइट। तो इस चीज को हमको समझना है। एक बहुत अच्छी चीज हुई है ऑपरेशन सिंदूर से, कि अब हमने ये तो बता दिया है कि हम कभी भी मार सकते हैं पीओके में, हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर कभी भी हमला कर सकते हैं, और हम पाकिस्तान के कोई भी एरिया में हमला कर सकते हैं, ये भी बता दिया है। और ये आगे हमले होते रहेंगे दोस्तों। जैसे इजराइल मारता है ना, ईरान की फैसिलिटी को उड़ा देता है, वैसे ही भारत भी कर सकता है ये, कि यहां पे जो आतंकी फैसिलिटी है उनको उड़ाया जा सकता है। तो ये तो भारत ने स्टेप 1 पूरा कर लिया मिलिट्री की। अगर बात करते हैं कि हम पीओके पे मारेंगे, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, और हम एलओसी भी क्रॉस कर सकते हैं अगर तुम चाहोगे तो बिल्कुल सही बात है, ये बहुत अच्छा मौका है। लेकिन अगर हम ऐसा कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो हम एक फुल फ्लेजेड वॉर में चले जाएंगे, और हम डिपेंड करना, हमको वेट करना है कि पाकिस्तान हमला करता है कि नहीं। जब वो हमला करेगा तब हम दुनिया को ये बता सकते हैं कि भैया हम सेल्फ डिफेंस का राइट है, और हम इसको इसलिए जो है वो मार रहे हैं। तो हम पीओके के अच्छे खासे एरिया पे कब्जा कर सकते हैं। ओके, बाकी भारत जो ये वाली स्ट्रैटेजी जो मैंने बताई उस पर काम कर रहा है, और बहुत जल्द आपको 2-3 साल रुक जाइए दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आपको देखने को मिलेगी, पीओके अपने आप आ जाएगा हमारे पास। तो ये पूरा एक डिटेल एनालिसिस था हिस्ट्री के साथ, सब कुछ सारी चीज़ें आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप हमारे कोर्स को ज़रूर अवेल करें, साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग। अगर आप ना नहीं कह पाते हैं, अगर आप एग्रेसिव बिहेवियर को काउंटर करना चाहते हैं, अगर आप असर्टिवनेस लाना चाहते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।